आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मरने का तीसरा दिन हो। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी और मैं इस घुटन से दूर जाने के लिए शहर वापस जाना था चाहता था। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गया। मेरे बूढ़े विकलांग पिता ने मेरी सहमति के बिना मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी शाइमा से करा दी। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। उसका रंग सांवला था और तो और बिल्कुल गंवार। मैंने जैसे ही अपने सामान की पैकिंग शुरू की तो उसने मुझसे ना जाने की विनती करने लगी। वो मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे उसका बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि वो बस मेरे चेहरे के सामने से कहीं गायब हो जाए। मेरे पिता के कहने पर मैंने ये कड़वा घूंट पी तो लिया था, लेकिन अभी तक मैंने साइमा से कोई बात नहीं की थी और मैंने उससे कोई राय भी नहीं ली थी और उसको साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी शहर वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी काली शकल से तंग आ गया हूँ। तुम्हारी काली सूरत देखकर मुझे डर लग रहा है। मैंने महसूस किया था कि शाइमा मेरी बात सुनकर मुरझा सी गई थी। जब मेरे पापा को पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो भी मुझे रोकने आ गए। मैं अपने पापा के सामने बहुत आज्ञाकारी बेटा था। वो दिन रात मेरी तारीफों के फूल बांधते रहते। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी बात के कारण उनका दिल दुखे। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे विदा ले लिया था। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर और भी ज़्यादा गर्व हो रहा था। जब मैं घर से निकल गया तो साइमा रसोई में काम कर रही थी। मैं उसे बिना कुछ बताए घर से निकल गया और बाहर आकर खुली हवा में सांस ली। सच तो ये था कि मेरा गांव के माहौल में ही दम घुटता था। मुझे शहर में रहना पसंद था। मैं बस से शहर पहुंचा था ताकि मेरे गांव वालों को मेरे बारे में कोई शक ना हो, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड मेरी महंगी गाड़ी के साथ बस स्टैंड पर पहुंच चुका था। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि जिसके लिए मुझे सुरक्षा की ज़रूरत थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मेरे पिता को पता चल जाता कि उनका इकलौता बेटा क्या काम कर रहा है तो वो भगवान को प्यारे हो जाते। जहाँ तक पत्नी का सवाल है तो मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे सड़े गले विचारों वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। जहाँ मेरी शहर में एक से एक खूबसूरत आकर्षक लड़की दोस्त थी, तभी तो मुझे वो गांव की बिल्कुल सादी सी लड़की एक आंख नहीं भाई थी। शहर में मेरा नाम था, मेरा रुतबा था, खुद की मेरी एक पहचान थी। बड़े बड़े तस्कर मेरे सामने पानी भरते थे। मेरे इलाके की तरफ पुलिस तो क्या, बड़े बड़े तस्कर भी मुंह उठाकर नहीं देखते थे। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं शहर में एक बहुत ही बड़ा तस्कर हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं अपना भेष बदलकर बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। कच्चे उम्र के लड़के और लड़कियों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया करता था। उस उम्र में हर कोई अपने माता पिता का साथ देना चाहता है। जब मैंने उसके आगे एक अच्छी रकम पेश की तो कई युवा मेरे साथ मिल गए और तस्करी करने लगे। मैं बस में सफ़र कर रहा था कि तभी एक लड़की मेरे सिर के पास आकर खड़ी हो गई। वो हर तरफ से एक गुस्सैल लड़की थी। उसका पर्स काफ़ी ख़राब हो रहा था, यहाँ तक कि उसके जूते भी। उस लड़की के कपड़े उसकी गरीबी को बयान कर रहे थे। मुझे एक नया शिकार मिल गया था। मुझे पता था कि उसके जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां अपनी गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। मैं अपनी सीट से उठा और बोला कि तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। वो लड़की तो अपने आपे से बाहर हो गई और मुझसे बोली कि मैं तुम जैसे लफंगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लड़कों को बस लड़की से बात करने का बहाना चाहिए। मुझे उस लड़की की अकड़ बहुत अच्छी लगी थी। मुझे ये मालूम हो गया था कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरे सामने मेरे डरपोक पत्नी का चेहरा आ गया। मेरा तो मूड ही कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद हर दिन मैं बस में सफ़र करता, मैं उस लड़की से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मैंने अपने खास नौकरों को उसकी जासूसी करने का काम सौंप दिया था। अगले ही दिन मुझे उसके बारे में सारी जानकारी मिल गई। वो बहुत ही गरीब घर की थी और 2 कमरे के घर में रहती थी। बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की यानी कि तनु के कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं गया तो मुझे सब कुछ खाली खाली लग रहा था। मैं अपनी हालत से अनजान था। अगले ही दिन मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था।
मैंने उसके प्रिंसिपल से कह दिया था कि तनु की मुझे पल पल की खबर चाहिए। प्रिंसिपल की अकड़ और गुस्सा तो मेरे साथ खड़े बड़े बड़े मूँछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गई थी। मैं गम और गुस्से की दौर से गुजर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूं। फिर मुझे अचानक से एहसास हुआ कि मुझे तनु से प्यार हो गया है। मुझे अपनी इस हालत पर हंसी आ रही थी। मुझे पता चल गया था कि तनु की शादी हो रही है। मैंने अपने भरोसे के आदमियों को तनु के घर भेजकर उसे उठवा लिया और अपने फार्म हाउस पे बंद करवा दिया। मैंने अपने आदमियों को सख्त हिदायत दी थी कि उस लड़की को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस पर आँच भी नहीं आने दी। लेकिन मेरा दिल तनु से मिलने को करता रहा, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा था। तनु को मैंने एक दिन और रात रखा, फिर सुरक्षित तौर पर उसके घर पहुंचा दिया। वो एक मासूम और पाक मैंने फार्म हाउस में आई थी और अपनी मासूमियत और इज्जत के साथ अपने घर वापस चली गई। मुझे पता चला कि तनु के होने वाले पति ने उससे ये बोलकर रिश्ता ख़त्म कर दिया था कि तुम एक रात और एक दिन बाहर रही हो। मुझे क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इस बारे में कौन जानता है। क्या पता तुम अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई हो। मैं एक चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं करना चाहता। सुनने में तो ये भी आया था कि तनु इस हादसे के बाद काफ़ी टूट गई थी। वो दिन और रात बस रोती रहती थी और उसके बूढ़े माँ बाप उसको देखकर रोते रहते हैं। मैं जो चाहता था वो हो गया था। कोई नहीं जानता था कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मुझे आगे बढ़ना था और तनु के दिल में अपनी जगह बनानी थी। मुझे हर काम बहुत ही प्लानिंग से करना था। मैं प्लानिंग करने में बहुत माहिर था, तभी तो आज तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस को मुझ पर शक था, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं रोज़ तनु के घर के पास जाकर खड़ा होने लगा। मैंने उसके पिता से एक बहुत ही अच्छी दोस्ती का रिश्ता बना लिया था। वह सीधा आदमी था, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने बताया कि उनके घर का खर्चा तनु का होने वाला पति की वजह से ही चलता था। घर का चूल्हा उस लड़की की वजह से ही चलता था, लेकिन अब भूखे रहने की नौबत आ गई है। मैं उनके घर राशन लेकर आया। तनु के पापा ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपना बेटा ही समझें। इस तरह मैं तनु के घर तक पहुंच गया। मैं पैसा पानी की तरह बहा रहा था। तनु ने मुझे पहचान लिया था, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मेरी लगातार उसके घर वालों पर एहसानों का असर हुआ और वो भी मेरी बड़प्पन की कायल हो गई। एक दिन उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि कभी कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है, तुम चिंता मत करो। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो तनु आगे से आकर चाय नाश्ते के लिए पूछती। इस तरह से हम दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। मैं उसे पार्क में घुमाने लेकर जाता, उसको अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाता। इस तरह से मैंने उसके कदमों में दुनिया की सारी खुशी रख दी थी और ऐसा करने पर मुझे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि मुझे मन की शांति मिलती थी। तनु भी मेरी तरफ झुक रही थी। उसने छुपे शब्दों में अपने मन की इच्छा जाहिर की थी। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने बिना देर किए तनु के माँ बाप से उसका हाथ मांग लिया। तनु के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो खुशी से झूम उठे थे। इधर तनु भी मान गई, लेकिन पता नहीं कहाँ से तनु को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया और वो सारा दिन रोती रही। उसके आंसू देखकर तो मेरा कलेजा ही फटा जा रहा था। मैंने उसको हर तरफ से यकीन दिलाया कि वो हमारे बीच में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन तनु नहीं मानी और उसने कहा कि जब तक मैं शाइमा को तलाक नहीं दे देता वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं शाइमा को तलाक नहीं दे सकता, छोड़ नहीं सकता हूँ उसे। अगर मैंने उसे छोड़ा तो मेरा बाप मर जाएगा। फिर तनु ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो तुम्हें खुद छोड़कर चली जाए। मुझे उसकी बात सही लगी और मजबूरन सब काम छोड़ छाड़ कर मुझे गांव वापस आना पड़ा। पापा और साइमा मेरे आने से बहुत खुश थे। मैंने उनका रवैया साइमा के साथ बहुत अच्छा देखा था और मैंने अपना रवैया साइमा के साथ बहुत सख्त कर लिया था। बात बात पर मैं उसकी बेइज्जती करता, लेकिन वो चुपचाप आंसू बहाती रहती और मुझे उसकी काली गलोटी शक्ल देखकर गुस्सा दिलाती। मैं उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता था। दिन रात ताने देता और वो
शीशा लेकर सारे दिन रोती रहती। उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। मैं तो तनु के प्यार में पागल था। मैंने साइमा के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। अब तो नौबत मारपीट तक आ गई। मैंने साइमा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मगर मैंने कभी उसकी ज़ुबान से अपने लिए शिकायत तक नहीं सुनी थी। मुझे साइमा की दृढ़ता पर और भी कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत हिम्मत वाली थी। मैं उससे जितना दूर भागता वो उतना मुझ पर मरती थी। अगर मेरी ज़िंदगी में तनु नहीं होती तो अभी तक मैं साइमा को अपना चुका होता, लेकिन अभी तो मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था। मुझे उसकी ये सब हरकतें बहुत परेशान करती थी। मैं जल्द से जल्द साइमा से छुटकारा पाकर तनु के पास जाना चाहता था। मुझे तनु की बहुत याद आती थी। मुझे गांव आए 1 महीना हो गया था। इसका मेरे काम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। क्योंकि मेरी तनु से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ था। मैंने तनु को यहाँ की सारी स्थिति बता दी थी। उसने मुझे साइमा को जहर देने की सलाह दी। एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने तनु को जल्दी ही खुशखबरी देने का बोलकर फ़ोन काट दिया। शाम हो चुकी थी। मैंने साइमा को पूरे घर में ढूंढा और वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। जब मैं छत पर गया तो वो वहाँ मासूम सी बैठी अपने आंसू बहा रही थी। मैंने पहली बार उससे प्यार से बात की थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ साइमा? वो रोती रही, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई शिकवा नहीं किया। मैं बहुत बुरा हूँ ना? मैंने अपनी आवाज़ में बनावटी प्यार भर के उससे पूछा। वो रोते हुए बोली, बुरी तो मैं हूँ। आपकी ज़िंदगी को मैंने नर्क बना दिया है। आपको देखकर मुझे दुख होता है। आपके जैसे खूबसूरत आदमी को मुझ जैसी बदसूरत लड़की से शादी हो गई। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे अपनी नीचता का यकीन दिला रही थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था। उसका चेहरा बेशक काला था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको मिठाई बहुत पसंद है। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मिठाई तो मुझे भी बहुत पसंद थी। एक पल को मेरे दिल ने चाहा कि ये पल थम जाए, मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े। लेकिन तनु का चेहरा मेरे ख्याल में आया तो मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। कुछ देर बाद साइमा के पास बैठने के बाद मैं हलवाई के पास गया और उसको ताज़ी मिठाई निकालने को कहा। मैंने मिठाई ली और खेतों की तरफ चला गया। वहाँ मैंने खेतों में छिड़कने वाली जहरीली दवाई मिठाई में छिड़क दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन मेरे शैतानी दिमाग ने मेरी एक न चलने दी। मैं घर की तरफ चल दिया। मेरे अंदर इंसानियत मर चुकी थी। मैंने साइमा के सामने प्यार का नाटक किया और मिठाई साइमा के सामने रख दिया। मैंने उसको खाने को कहा, लेकिन वो झिझक रही थी। मैंने एक गुलाब जामुन उसके मुंह में डाल दिया और उसके बाद मैंने उसको एक बर्फ़ी का टुकड़ा भी दिया। जब मुझे विश्वास हो गया तो मैं वहाँ से उठकर खड़ा हुआ। मैंने सारा सामान पहले से ही पैक किया हुआ था। मैंने साइमा को अलविदा कहा और खुशी खुशी शहर की तरफ निकल गया। मुझे बहुत संतुष्टि थी कि मेरे प्यार के बीच का कांटा अब निकल जाएगा, लेकिन न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैंने तनु को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, मगर मैंने उसके घर पहुंचकर उसको सरप्राइज़ देने का सोचा। मैंने तनु के घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसके पापा ने खोला। मैंने तनु को आवाज़ दी और आवाज़ देते हुए तनु के कमरे में आ गया। एकदम सजी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके कमरे में मुझे बहुत अजीब सी महसूस हो रहा था। उस कमरे में इतनी खामोशी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर गया हो। तनु के हाथ में मिठाई की एक प्लेट थी और वो बहुत खुश थी कि आज हमारी खुशियाँ हमें मिलने वाली है। उसने मुझे बोला, लो मिठाई खाओ और खुशी मनाओ, लेकिन मुझे मिठाई देखकर अजीब सा डर लग रहा था। मैंने उसके बार बार बोलने पर एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया। तनु मुझे मिठाई खिलाकर बाहर चली गई। मैं बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैंने बाहर की तरफ देखा। मैंने दरवाजे से बाहर की तरफ जब झांका तो मैंने जो देखा उसको देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। घर के बाहर एक आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। तनु उसी आदमी से हंस हंस कर बात कर रही थी और बोल रही थी, अमर जी आप चिंता मत करिए, मोहित तो 1 नंबर का उल्लू है। मैंने उसको अपने रास्ते से हटाने का सारा इंतज़ाम कर दिया है। मैंने उसे मिठाई में वैसे ही जहर दे दिया जैसे उसने अपनी पत्नी को दिया था। उसने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा गुनहगार कौन है।
मेरा अपहरण किसने करवाया था? मेरा गुनहगार मोहित ही है, और वो तो भगवान का शुक्र है कि आपने शादी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। प्यार तो मैं सिर्फ आपसे ही करती थी और करती भी हूँ। तनु की बात सुनकर मुझे अब वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी और मैं वहाँ से दबे पैर बाहर निकल गया। अचानक मेरा एक खास आदमी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, आपकी पत्नी आखिरी सांसें ले रही हैं, वो आपको बुला रही हैं। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, लेकिन मैंने अपनी हालत की परवाह नहीं की। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं जल्दी से अपने गांव पहुंच गया। मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो अचानक मेरे पांव पकड़कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पूछा, क्या हुआ साइमा? मैंने आज ही आपके अलमारी की तलाशी ली थी। आपके खिलाफ मुझे गलत कामों का सबूत मिला। मैं बहुत दुविधा में थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं कि नहीं करूं, लेकिन मैं आपको इस नरक की यातना से बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है। पुलिस किसी भी वक्त आपको यहाँ आकर ले जाएगी। मुझे आज साइमा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक होंगे। मैं रोए जा रहा था और उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि तभी मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो अपने आसपास डॉक्टरों की भीड़ पाई। मैंने सबसे पहले साइमा के बारे में पूछा। भगवान का शुक्र था कि वो बच गई थी। मैं पूरी तरह ठीक हो गया। मैंने साइमा को पूरे दिल से अपना लिया था और हम दोनों एक हो गए। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे 8 साल की सज़ा हुई, लेकिन मैं अपने किए की माफ़ी भगवान से दिन रात मांगता था। मुझे 8 साल बाद जेल से रिहाई मिली। मैं अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर अपने घर वापस आ रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं साइमा मुझे माफ़ करेगी कि या नहीं। जब मैं उसे उस दिन की सच्चाई बताऊंगा। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही खड़ा हो गया। अंदर से साइमा की आवाज़ आ रही थी। साइमा बोल रही थी कि मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। अपने पापा को कभी भी किसी से कम मत समझना। नफरत गुनहगार से नहीं, गुनाह से करनी चाहिए। मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और भागता हुआ घर के अंदर गया। मेरे 4 साल के जुड़वा बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे थे। मैं उन दोनों के सामने ही साइमा के पैरों में गिर गया और उसको अपनी किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसको बताया कि मैंने ही उसको जहर दिया था। साइमा का दिल इतना बड़ा था कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, या यूं कहूँ कि उसको ये बात पहले ही पता थी। वो मुझे माफ़ कर चुकी थी। मैंने अपने दोनों बेटों को गले लगाया और मेरे बच्चों के मुंह से मेरे लिए सिर्फ प्यार ही बरस रहा था। यह सब साइमा की अच्छी परवरिश का ही नतीजा था। मुझे अब साइमा से शिद्दत से प्यार हो गया था। अब मुझे उसके काली शक्ल से कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी सांवली रंगत मुझे रोशन कर रही थी। अब तीनों से मिलने के बाद मैं पापा के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं उनके पैर छूकर उनको बताना चाहता था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी पत्नी ढूंढी थी, लेकिन साइमा ने मुझे बताया कि मेरे जेल जाने के बाद पापा इस दुनिया से चले गए। मैं ये सुनकर बहुत रोया, लेकिन लोग सही कहते हैं, अगर बड़ों की बात नहीं मानते तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अब मैं अपने परिवार के साथ गाँव में ही रहता हूँ और बहुत खुश हूँ कि मुझे साइमा जैसी पत्नी मिली है। तो दोस्तों, आपकी क्या इस कहानी पे क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।